लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले से वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खुरदरी से ही लड़के, तुम्हारे साथ बैठना जनवरी के सर्द दिनों में नंगे पीठ पर धूप उतरने जैसा है, और तुमसे बात करना अपने सारे सवाल किसी कागज़ पर लिखकर समंदर के हवाले करने जैसा। समंदर जवाब दे या ना दे, लेकिन उन कागज़ों को दूर ज़रूर ले जाता है। मैं अब अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढना चाहता, सवालों को सिर्फ खुद से दूर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बगल में शायद ही कभी बैठना चाहूँ, मैं हमेशा तुम्हारे सामने बैठना चाहूँगा। बात करते समय कैसे तुम्हारी आँखों में चाँद उतरता है, ये मंज़र दुनिया के आखिरी छोर पर रहने वाला लड़का भी मिस नहीं करना चाहेगा। तुम हंसती हो तो लगता है कश्मीर में कहीं बर्फ़ का पूरा पहाड़ पिघल गया है। मेरी रीढ़ की हड्डी ना तो टूटी है और ना ही मुड़ी है, लेकिन कुछ हफ्तों से इसमें दर्द ज़रूर है। तुम जादूगरनी जैसी हो, वरना दीवार के सहारे पीठ टिका कर बैठने वाला लड़का बिना पीठ टिकाए घंटों कैसे बैठ सकता है। तुम्हारे दोस्त मुझे जानते हैं, मतलब मैं तुम्हारे साथ सफ़र करता हूँ। मेरे भी कुछ दोस्त तुम्हें जानते हैं, मतलब तुम भी मेरे साथ सफ़र करती हो। दो लोगों का ऐसे चुपचाप सफ़र करना ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। मेरे कमरे की दीवारों पर काई जम चुकी है, तुमसे मिलकर लौटा हूँ तो भी काई अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अब उसमें से गुलाब की खुशबू आती है। मुझसे अब लिखा नहीं जाता, लिखने बैठता हूँ तो मेरे अंदर पल रहा शैतान मेरे हाथों की नसें खींच हाथ बांध देता है। आज लिखने बैठा हूँ तो लगता है शैतान ने जैसे मोगरे के फूलों से हाथ बांधे हैं। तुम झरने तले बरगद ढूंढ रहे हो, और मैं रेगिस्तान में भी झरना बना और बरगद का पेड़ उगा सकता हूँ। बशर्ते तुम साथ रहो, बशर्ते तुम इंतज़ार कर सको। तुम चाहती हो कि मैं दरवेश बन जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। दो बातों से मुझे हमेशा फ़र्क पड़ेगा, पहला तुम्हारे खत लिखने से, दूसरा तुम्हारे खत ना लिखने से। तुम कभी ना ख़त्म होने वाली किताब पढ़ना चाहती हो। आदमी भी किताब हो सकता है, और हाँ, मेरी आँखों में गाढ़ा मटमैला रंग जचता है, तो वही गाढ़ा मटमैला रंग तुम्हारे होठों पर भी जचता है। खुशनसीब लड़का, 25 अगस्त 2021। खुशनसीब जनाब, नसों में मोगरे के फूल कैसे लगते हैं, बालों में तो बेहद खूबसूरत लचक लाते हैं। इन मोगरे की नसों ने खत बखूबी पिरोया। शैतान को आदाब, कहानियाँ इंतज़ार में हैं, लिखने दीजिए। एक कहानी शैतान पर भी लिख देंगी ये नसें, शायद आपसे कीकर लिपट जाए। जनाब, कोशिश कीजिएगा, शायद आपका शैतान
अपना कीकर ढूंढ रहा है। बाकी क्या फ़र्क पड़ता है। स्याही 25 अगस्त 2021। जान, मालूम नहीं ये जीवन का कैसा दौर चल रहा है जहाँ सिर्फ विरक्ति ही विरक्ति है। एक ही समय में मैं बहरा भी हूँ और मेरी सांसें मेरे कान भी फाड़ती हैं। पिछले कुछ दिनों इतने सपने आए कि सिर्फ सपने लिखकर ही लेखन में करियर बना सकता हूँ। मगर शैतान रूठा हुआ है। जीवन से उदास आदमी किसी दूसरे को जन्मदिन की क्या ही मुबारकबाद देगा। कुछ दिनों से तुम्हें खत लिखना चाहता था। आज का दिन सबसे मुफीद है। जीवन रुक गया है। जीवन रुकता है तो शरीर सुन्न हो जाता है, भावनाएं भी सुन्न हो जाती हैं। तो खत में क्या लिखूं। जब कोई नई किताब पढ़ने को ना मिले तो पुरानी किताब की अंडरलाइन की हुई लाइनों को ही दोबारा पढ़ लेना चाहिए। तुम वो फूल हो जिसे छूने पर उंगलियों में छाले पड़ जाते हैं। 17 नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक काफ़ी करीब भी आ गए हैं और काफ़ी दूर भी हैं। ये ऐसा है कि हम दोनों एक ही किताब की दो प्रतियां हैं और पढ़ने वाले तुम्हारे किसी पेज की चौथी लाइन रंगते हैं और मेरे किसी पेज की 8वीं लाइन रखते हैं। हम दोनों में एक ही तरह की बातें लिखी गई हैं, लेकिन तुम्हें कोई उठाता है तो उसे कुछ और लाइनें चमकती दिखती हैं और मुझे कोई उठाता है तो उसे दूसरी लाइनें चमकती दिखाई देती हैं। मगर लिखा हम दोनों को एक जैसा गया है। मैंने कभी कहा था तुमसे कि मैं कहानियाँ नहीं सुनाता, कहानियाँ मेरे साथ घटती हैं। तुम कहानी की वो पात्र हो जिसके इतनी देर से आने का दुख हमेशा रहेगा। और अब आ गई हो तो चाहता हूँ कि कहानी का असल किरदार जब मरे तो कहानी लिखने वाले को लगे कि उसने तो सहायक किरदार को मारा है। तुम कहानी में इस कदर हावी रहो कि लिखने वाले को भ्रम हो जाए कि असल किरदार तो तुम हो और कहानी थोड़ी और लंबी चले। कहानियाँ लंबी ही होनी चाहिए। तुमने एक बार कहा था, मेरी बड़ी इच्छा होती कि मैं खूब सोऊं, बेहद सोऊं। आज मैं कह रहा हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम खूब सो, बेहद सो और मैं तुम्हें खूब देखूं, बेहद देखूं। मैं एक रोज़ तुम्हें दिल्ली की सबसे भीड़-भाड़ वाली सड़क पर कस के गले लगा लूँगा और चिलचिलाती धूप में भी आसमान में इंद्रधनुष खिल उठेगा। मालूम है, ईश्वर के मुस्कुराने पर इंद्रधनुष बनता है। एक लड़की जो मोज़ों तक का ब्रांड पहचान सकती है, वो मेरे नाखूनों में फंसी उदासी भी पढ़ सकती है। लोग जितना करीब आते हैं उतना ही डरने भी लगते हैं। तुम करीब आई तो डर नहीं लगा। मुझे हम दोनों की खाना बदोशी पर भरोसा है। कभी दूर भी हुए तो घूमते घूमते मैं किसी अनजाने पहाड़ की चोटी पर पहुंचूंगा तो तुम पहले से उस अनजान पहाड़ पर बैठी अपनी डायरी में कोई कविता लिख रही होगी। हमेशा मुस्कुराती रहा करो। तुम जब मुस्कुराती हो तो उस लड़के को परियों की कहानियों पर यकीन हो जाता है। मार्क्सवादी होने के कारण मैं हमेशा विज्ञान की तरफ झुका रहा, मगर तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो लगता है धरती पर दिन और रात घूर्णन की वजह से नहीं, तुम्हारे मुस्कुराने और खफा होने के कारण होते हैं। उदास लड़के की तरफ से जिंदा दिल लड़की को जन्मदिन में ढेरों उदासी मिले। तुम्हारा सीना हमेशा भारी रहे। उदास लड़का 1 अक्टूबर 2021। ये कैसी दुआ है। दीवार। तुमसे मिलने से पहले मैं चीज़ों को सफ़ेद और काले खाने में देखता था, मगर तुमसे मिलने के बाद वे दोनों खांचे आपस में मिल गए हैं। अब अधिकतर चीज़ें ग्रे हैं। जनरल विपिन रावत नहीं रहे। देश के लोग शोक संतप्त हैं और दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जो सवाल कर रहा है कि जो आदमी ज़िंदगी भर युद्ध के पक्ष में रहा वह रेस्ट इन पीस कैसे हो सकता है। ऐसे आदमी की आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है। आखिर युद्ध और शांति के बरक्स तो उलट संबंध है। अंग्रेज़ी अखबार डेली एक्सेलसियोर ने जनरल विपिन रावत के बारे में लिखा है, ही स्ट्रांगली backed a policy of hot pursuit in dealing with cross-border terrorism and militancy in Jammu and Kashmir। सोशल मीडिया पर रावत साहब को सफ़ेद खांचे में डाल दिया गया है। जब मुझसे कहा गया कि नागालैंड और कश्मीर की एएफएसपीए पीड़ित जनता के बीच जाकर उनसे कहो कि दुख मनाएं, तो दिमाग में सही और गलत की जंग छिड़ गई। दोनों तरफ तर्कों के गोला बारूद का ज़ख़ीरा जमा हो गया। जनरल बिपिन रावत वही शख्स थे जिन्होंने 2018 में एएफएसपीए में संशोधन की मांग पर यह कहा था कि एएफएसपीए पर संशोधन का अभी ठीक समय नहीं आया है। सेना का हमेशा से एक डार्क साइड रहा है। कश्मीर नागालैंड झारखंड के लोगों से मिलेगी कश्मीर नागालैंड झारखंड के लोगों से मिलोगी तो वो तुमको सेना का डार्क साइड बताएंगे। यहाँ मैं पूरी भारतीय सेना को शामिल नहीं कर रहा।
अब सवाल ये है कि जनरल बिपिन रावत सही व्यक्ति थे या गलत। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह हत्यारा नहीं होता, मार्क्सवादी नहीं होता, दक्षिणपंथी नहीं होता, वामपंथी नहीं होता। वह सिर्फ एक अबोध शिशु होता है। मनुष्य का एक विकास क्रम होता है। विकास क्रम में जो व्यक्ति जड़ हो गया या किसी एक पंथ और वाद की तरफ झुक गया तो उसका विकास क्रम रुक जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने पंथ और वाद के पक्ष में ही लिखेंगे और सोचेंगे। विकास क्रम में मनुष्य सहस्त्रों बार गलतियां करता है, परंतु अगर वह निरंतर विकास कर रहा है तो उसकी भूतकाल में की गई गलतियों को माफ़ किया जाना चाहिए। यह तर्क लिखते लिखते अंदर का शैतान बाहर आ चुका है। वह कॉलर पकड़कर पूछता है कि तुम होते कौन हो जो किसी की गलतियों को माफ़ कर सको? किसने दिया तुम्हें ये हक? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी नैतिकता की पोटली भारी है तुम्हें दूसरों को माफ़ करने का हक दे दिया? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी नैतिकता की पोटली भारी है तुम्हें दूसरों को माफ़ करने का हक दे दिया जाए? माफ़ करने का पहला हक तो एएफएसपीए पीड़ित लोगों के पास होना चाहिए। ये बात सिर्फ विपिन रावत ये बात सिर्फ विपिन रावत की नहीं है। कुछ दिनों पहले विनोद दुआ की मौत पर भी लोगों ने कहा कि उन्होंने मी टू आंदोलन का मजाक बनाया था। तब भी विनोद दुआ को काले और सफ़ेद खांचे में डालने के लिए मैं अपने मस्तिष्क से लड़ता रहा। सेना का कितना भी डार्क साइड हो, मगर मुझसे ये कहा जाए कि तुम्हारे दरवाजे पर एक आदमी बंदूक लिए खड़ा है तो तुम उस आदमी में किसे देखना चाहोगे, एक मिलिटेंट या सेना का सैनिक? मेरा जवाब होगा सेना का सैनिक। मगर आप कश्मीर के लोगों से यही सवाल करेंगी तो उनका जवाब मिलिटेंट हो सकता है। मेरा सही कश्मीर के लोगों का गलत हो सकता है, कश्मीर के लोगों का सही मेरा गलत हो सकता है। अब ऐसे में मैं जनरल बिपिन रावत किसी भी खांचे में फिट नहीं बैठते, ना सही ना गलत। वह किसी ग्रे खांचे में फिट बैठते हैं। एक तर्क किया जा सकता है कि एफएसपीए तो हमारे बेहतर जीवन के लिए ही बनाया गया है, मगर जब उसी कानून का सहारा लेकर कुछ लोग गलत करने लगे तो क्या उस कानून में संशोधन नहीं होना चाहिए? मैं और लोगों की तरह चट्टान को दूर से नहीं देख पाता, पास जाकर चट्टान की दरार देखने की आदत बनती जा रही है। पढ़ना लिखना अजाब होता जा रहा है। मैं तुम्हारे सीने पर सिर रखकर सोना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले पढ़ा था कि 2002 से पहले रेप पर ऐसा कानून था कि अगर रेप हुई स्त्री को अभियुक्त वर्ग दुष्चरित्र महिला सिद्ध कर दे तो वह रेप नहीं माना जाएगा। ये पढ़ने के बाद मैं लाइब्रेरी में अपनी जगह से हिल नहीं पाया। मेरे आसपास क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। आखिर किसका कॉलर पकड़ूं? मैं हर चीज़ को अतिरेक में देखने का आदी होता जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले बनारस गया था। वहाँ कुछ लोग घोड़े की सवारी करवा रहे थे। मन किया कि मैं भी सवारी करूँ। मज़ा आए ना आए, एक रॉयल तस्वीर तो आ ही जाएगी। मगर नैतिकता आड़े आ गई। अपनी एक तस्वीर के लिए किसी जानवर को कैसे कष्ट दे सकता हूँ? मगर वह उस 15 साल के लड़के की रोज़ी रोटी भी तो है। मन करता है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए ये बातें सबको बताऊँ, मगर पहले से ही सिस्टम से बाहर हो गया तो इस सिस्टम को नहीं बदल पाऊँगा। मेरे पास अपने तर्क को काटने के लिए तर्क है। मैं बौद्धिक सुख की तलाश में भटकती शापित आत्मा होता जा रहा हूँ। शापित। 12 दिसंबर 2021। संवाद। मुझे लगता है आप मेरी बातों से खींच जाते हैं। मैं अपने आप से खींचता हूँ कि मैं आपके मैयार पर कब पहुँचूँगा। मुझे अच्छे लोगों से हमेशा एक डर सा लगा रहता है कि मैं उनके मैयार तक नहीं पहुँचा तो वे मुझसे दूर हो जाएंगे। अच्छा, तो वो होगा ना जिसका मैयार इतना ऊंचा होगा। अच्छा, तो वो होगा ना जिसका मैयार इतना ऊंचा होगा कि आप छू ना पाएँ। मैं आजकल बेहद बड़बड़ाने लगा हूँ। जैसे लोग कहानी सुनाते वक्त ये क्यों कह देते हैं कि यहाँ कहानी ख़त्म होती है। ये तो कहानियाँ सुनाने वाले लोग हैं, कहानियों की रग रग से वाकिफ़ लोग हैं। इनको तो कहना चाहिए मैं इस कहानी को यहाँ ख़त्म करता हूँ। देखो ना, ये दोनों बातें कितनी अलग हैं। और तो और मुझे अब सिगरेट भी अच्छी नहीं लगती। सिगरेट अच्छी कब लगती थी? वाकई अच्छी, स्वाद में या कश में। सिगरेट का होना, उंगलियों में रहना, होठों पर होना, ये अच्छा लगता है। उसके ख़त्म होने पर कुछ अच्छा लगता है? सम थिंग्स आर ओनली फॉर द प्रोसेस आई गेस। मुझे सिगरेट जलाने में और उसे जलते हुए देखने में बड़ा मज़ा आता है, जैसे मैंने बारूद में आग लगाई हो। आप तबाही ना मचाएं, शायद इसलिए आपको सिगरेट थमा दी गई। मैं बेहद मिस करता हूँ आपको, या फिर उस लम्हे को जब आप ऐसी बातें बोलकर आसमान की तरफ देखकर हंस देती थी। मैं आपसे आज एक वायदा करता हूँ, मैं आपकी मौत पर अपने जीवन का सबसे लंबा ख़त लिखूँगा।
अब यह तो गलत होगा, मेरा ख़त मुझे ही पढ़ने को नहीं मिलेगा, तभी तो सबसे ईमानदार ख़त होगा। वैसे शायद मैंने पहले भी बोला है ये, अगर मैं कुछ लंबी होती, रंग कुछ बेहद सफ़ेद सा होता और पतली सी होती और मेरी नाक लंबी सी और तीखी सी होती, तो मैं आपके इश्क में पड़ जाती, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आपने नहीं बोला कभी। मुझे लगा मैंने आज ही बोला। शायद मैंने सपने में ज़रूर बोला आज, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने ये बात बोली है। शायद और ज़रूर एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। शायद और ज़रूर एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। अब मैं भी पंखे की तरफ देखकर हंस रहा हूँ। आपकी सीरत शायद वाली है और मेरी ज़रूर वाली। हमें साथ में कभी ना ख़त्म होने वाली कहानियाँ लिखनी थी। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे इस लायक समझते हैं कि साथ कहानी लिख दें। हमारा लेखन सबको समझ नहीं आता और ना ही पसंद। आपके दीवाने बने घूमते हैं और मैं वो नुक्ता बन जाऊँ और मैं वो नुक्ता ना बन जाऊँ कि आपके चाहने वाले उस कहानी को मिलावट का नाम दे दें। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ईमानदारी लिखता हूँ। अपने लिखे हुए में बस यही बात बेहद पसंद है और आप भी ईमानदार लिखती हैं, ये भी बेहद पसंद है। आप अजीब से हैं, काश मैं हूबहू वैसी ही होती। इश्क में बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। इश्क में तो ये तक मैटर करता है कि सामने वाला कितने कश में सिगरेट ख़त्म कर रहा है। इश्क में जनाब कुछ भी मैटर नहीं करता, वही इश्क होता है। यही तो बात है, यही तो बात कह रहा हूँ, जिसका कोई मतलब नहीं होता, ऐसी बातों से भी इश्क हो जाता है। मसलन कोई कितने कश में सिगरेट ख़त्म कर रहा है, किसी ने गिने होंगे? यहाँ फिर ठीक कीजिए, इश्क में हर चीज़ मैटर करती है, इसलिए कुछ भी मैटर नहीं करता। हाँ, यही बात। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें साथ में लंबी कहानियाँ लिखनी थी। प्लॉट है हमारे पास जिस पर धूल जमी हुई है, साथ में हम उस धूल को हटा सकते हैं। तो लिखिए ना, मैं आ जाऊँगी साथ वाली मेज़ पर लिखने। लड़का पूरी जान लगाकर बिस्तर से उठ अपनी मेज़ के पास खड़ा है। मेज़ अब अस्पताल के बिस्तर में बदलती जा रही है, जहाँ लड़के की पीठ को आराम मिल सकता है। आसमान। उदासी में जब अलार्म लगाकर उठना पड़ता है तो खींच होती है। उदासी में आदमी को सोने की सहूलियत तो होनी ही चाहिए। अगर मल्टीनेशनल कंपनियों को ये बात पता चल जाए तो वे मज़दूरों को जॉइनिंग लेटर देते वक्त कुछ घंटे मुकर्रर कर दें कि साल में इतने घंटे आप उदास रह सकते हैं। आपका सीटीसी होता जा आपका सीटीसी होता है 24,000, 15 कैजुअल लीव और 10 उदासी लीव। मैं भी कैसी बेतुकी बातें कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने शशांक सर से वो कहा कुछ दिन पहले मैंने शशांक सर से कहा था कि कविता और उपन्यास, कहानी, इन सब का तो सौंदर्य शास्त्र हम बना चुके हैं, मगर पत्र का सौंदर्य शास्त्र अभी तक निश्चित नहीं कर पाए। मेरा बड़ा मन है कि पत्र विद्या का सौंदर्य शास्त्र निश्चित किया जाए। आज जब तुम्हें पत्र लिखने बैठा हूँ तो सोच रहा हूँ कि पत्र का सौंदर्य शास्त्र कैसे निश्चित किया जा सकता है। पत्र में तो बेतुकी बातें लिखी जाती हैं, जिनका तुक सिर्फ पत्र पाने वाला निकाल सकता है और कोई नहीं। मसलन यहाँ जम्मू में बेहद ठंड है, मेरे पास सिर्फ एक पतला सा कंबल है। रूम पार्टनर के पास भारी भारी 2 कंबल है। रूम पार्टनर अभी घर गया हुआ है। मैं चाहूँ तो उसके बिस्तर पर 3 कंबल लेकर सो सकता हूँ, मगर मैं अपने बिस्तर से नहीं उठता। मेरे बिस्तर पर ना जाने क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। रूबिक्स क्यूब, सिगरेट, बिस्किट, लैपटॉप, सिक्के, किताबें, हेयर बैंड, पावर बैंक, बैग, जैकेट। सोते वक्त भी मैं इन चीज़ों को बिस्तर से नहीं उठाता। कितना ही वक्त लगेगा इन्हें उठाकर कहीं और रखने में, मगर नहीं, चीज़ें पड़ी हैं तो पड़ी हैं। अब इन बातों को कोई तीसरा पढ़ेगा तो क्या ही जीवन सिद्धांत निकाल लेगा। मगर आपके लिए इन बातों में अर्थ है। आप खुद में बरगद देखती हैं, मैं आपके अंदर आसमान देखता हूँ। मैंने बरगदों को भी गिरते देखा है, आसमान को गिरते कभी नहीं देखा। आसमान में काले बादल ज़रूर देखे, ऐसा भी देखा कि हफ्तों तक बादल छाए रहे मगर वो आसमान का रंग नहीं बदल पाए। मुझे मान मुझे नहीं मालूम कि हम हाँ मुझे नहीं मालूम कि हम साथ में अच्छे दिखते हैं या नहीं, मगर इतना मालूम है कि हम साथ में एक सेना की तरह ज़रूर दिखते हैं। सेना जिसमें एक ही कमांडर है और एक ही सिपाही। आप इस सेना की कमांडर हैं। आप गिरेंगी तो सिपाही भाग खड़ा होगा, मगर कमांडर को जब घेरने की तैयारी की जाएगी तो सिपाही कवर फायर देगा। जंग के मैदान में जब आपके हाथ कट चुके होंगे
तो मैं अपने हाथों से सिगरेट जला आपके होठों पर रख दूँगा। बस आपको जंग के मैदान में आगे की तरफ नहीं गिरना, जब भी गिरें पीछे की तरफ गिरें। 2 जोड़ी हाथ आपको थामने के लिए हमेशा मौजूद हैं। जम्मू में अभी बराबर धूप पड़ रही है। मैं हाथों में धूप इकट्ठी कर रहा हूँ। दिल्ली आकर अपने हाथ आपके गालों पर लगा दूँगा। मुझे यकीन है आप आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा उठेंगी। मिट्टी ज़दा 15 जनवरी 2022। मैं आजकल पूरे दिन सोता रहता हूँ या कोई थ्रिलर मूवी देखता हूँ। अभी 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 एक सपना देखकर उठा हूँ। मेरा पीएचडी का आखिरी साल है। तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में मेरे लिए तुम साथ रहना चाहती हो। तुम मेरी ही यूनिवर्सिटी में किसी डिप्लोमा के कोर्स में एडमिशन ले लिया हो। तुमने मेरी ही यूनिवर्सिटी में किसी डिप्लोमा के कोर्स में एडमिशन ले लिया है। तुम्हारे हॉस्टल का रूम और मेरा रूम एक ही गलियारे में है। एक रोज़ शाम के वक्त हम यूनिवर्सिटी के उस हिस्से में बैठे हैं जहाँ से पहाड़ दिखते हैं। तुम अचानक से कहती हो मुझे बंदूक चलानी है। मैं बार बार मना करता हूँ मगर तुम्हारी ज़िद के आगे कहाँ ही टिकता। मैं जाकर 2 बंदूकें ले आता हूँ। आंखों के सामने सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ और कुछ नहीं। पहाड़ पर एक घर है। घर की बालकनी में 2 लालटेन हैं। तुम मुझसे शर्त लगाती हो, देखते हैं कौन लालटेन गिराता है। पहली गोली तुम चलाती हो और लालटेन गिरा देती हो। तुम हंसती हो। तुम्हें यकीन है अब तो तुम हार ही नहीं सकती। मैं गोली चलाने से पहले तुम्हें देखता हूँ। आंखें किसी आंखें किसी कुएं की तरह गहरी, शरीर कांपता हुआ। मैं जानबूझकर गलत जगह निशाना लगाता हूँ। तुम जीत जाती हो। खुशी में तुम मुझे चूम लेती हो। शाम अब रात में बदल रही है। हम हॉस्टल के गलियारे में चल रहे हैं। हाथ पकड़े हुए तुमने अपना सिर मेरे कंधे पर रखा हुआ है, या यूँ कहूँ तुमने अपना पूरा वज़न मेरे कंधे पर रखा हुआ है। तुम धीरे से कहती हो, मुझे मालूम है तुम जान कर हारे, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? उस बालकनी में 2 ही लालटेन थी। एक तुम गिरा चुकी थी, दूसरी मैं गिरा देता तो उस घर में बेहद गाढ़ा अंधेरा हो जाता। ये तो तुम भी नहीं चाहोगे कि कोई घर अंधेरे में रहे। तुम अपने पंजों के बल खड़ी होकर मुझे चूम लेती हो। तुमने सिगमंड फ्राइड को पढ़ा होगा। वह स्वप्न विश्लेषण की बात करता है। इस सपने का विश्लेषण करने बैठूं तो ढेरों सवाल खड़े हो जाएंगे, मगर कुछ सवालों के जवाब मिल जाए मगर कुछ सवालों के जवाब मिल गए तो हमारे रिश्ते पर कांच ज़रूर चढ़ जाएगा। बस इसलिए ही तुम्हें यह सपना बता रहा हूँ। 25 जनवरी 2022। आदाब। मैंने ये ख़त कम से कम 30 बार तो पढ़ लिया है कुछ देर में ही। नहीं, समझने के लिए नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे ऐसा हो चुका है। मैं ये सपना मैं ये सपना जी चुकी हूँ और अब आपके हिस्से आया है। तबीयत तो बिगड़ ही रही है। यूँ बाहर से देखने पर मैं ठीक ठाक लगती हूँ, शायद इसलिए तबीयत बेहतर नहीं हो पा रही। मुझे आपसे बात करनी थी और मिलना था, लेकिन अब जैसे कुछ कट गया है। मैंने मोनिका को बाहर आते देखा और वो बिखरी हुई थकी हारी लड़की है। उसने कुछ काट दिया है। और आपने सिल्फ को देखा था सपने में। उसी में है ज़िद, उसी में है अकड़ सारी, और अंदर तोड़ देने वाला इश्क भी। बाकी ये पढ़िए अगर साफ साफ दिखे। मैं ठीक वैसा ही ये पढ़ाना चाहती हूँ जैसा मैं ठीक वैसा ही ये पढ़ाना चाहती हूँ जैसे इसको लिखा था। और हाँ, कांच ना चढ़ाएं और हाँ, कांच ना चढ़ाएं। मैं यूँ भी काट ही दूँगी आपकी हथेली अगर छू ली तो। सिर्फ 25 जनवरी 2022। Subscribe, subscribe, subscribe.